Hello students, welcome back at my channel. My name is Kamal Kumar. You are watching my channel Eco by KK Sir. In today's class, I will start lesson number 4 of macroeconomics. The name of the lesson is measurement of national income. इसमें हम 3 मेथड के बारे में स्टडी करेंगे नेशनल इनकम के वैल्यू एडेड मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड. ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड. मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम इंट्रोडक्शन है. नेशनल इनकम इज एन इम्पॉर्टेंट मेजरमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी. तो एक इकोनॉमी कैसे परफॉर्मेंस कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है या नहीं कर रही है, तो वो नेशनल इनकम से पता लगता है. ठीक है, तो नेशनल इनकम एक इम्पॉर्टेंट मेजरमेंट है एक कंट्री की परफॉर्मेंस को जानने के लिए. तो व्हेन द प्रोसेस, ये हमने जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन द वेरी फर्स्ट लेसन आपने पढ़ा था कि देयर आर 3 फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. सबसे पहले प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन फेज आता है, इसके बाद इनकम फेज है, उसके बाद एक्सपेंडिचर फेज है. तो 3 फेजेस सेम यहीं पर भी है. ठीक है, तो व्हेन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन टेक प्लेस देन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गेट इनकम फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है प्रोडक्शन प्रोसेस में, जब प्रोडक्शन होती है कंट्री के अंदर, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनको इनकम मिलती है. ठीक है, तो फर्स्ट प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन करने से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इनकम मिलती है. अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जो इनकम मिली, उस इनकम का वो क्या करेंगे, दे विल स्पेंड दैट इनकम, उसको खर्च करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे. ठीक है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे. तो दस प्रोडक्शन गिव्स राइज टू इनकम. इस तरह से जो प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन करने से इनकम जनरेट होती है. इनकम रिजल्ट इन एक्सपेंडिचर, जो इनकम जनरेट हुई तो उस इनकम का क्या करेंगे, उससे एक्सपेंडिचर कर देंगे. ठीक है, तो क्लियरली नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री कैन बी मेजर्ड बाय 3 डिफरेंट मेथड. तो इट मींस नेशनल इनकम को हम 3 तरह से मेजर कर सकते हैं. सबसे पहले प्रोडक्शन होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, उसके बाद प्रोडक्शन करने से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इनकम मिलती है. अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इनकम का क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर कर देते हैं. ठीक है, तो इट क्लियरली इंडिकेट्स दैट देयर आर 3 मेथड्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम. तो व्हाट आर द 3 मेथड्स? फर्स्ट मेथड इज वैल्यू एडेड मेथड. वैल्यू एडेड मेथड इज आल्सो कॉल्ड प्रोडक्शन मेथड. सेकंड मेथड इज इनकम मेथड एंड द थर्ड मेथड इज एक्सपेंडिचर मेथड. ठीक है, इन तीनों मेथड से हम नेशनल इनकम को अगर काउंट करें, वी विल गेट द सेम रिजल्ट, सेम आंसर आएगा. ठीक है, तो नाउ वी विल स्टडी ऑल दीज 3 मेथड्स वन बाय वन. नाउ द फर्स्ट मेथड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम इज वैल्यू एडेड मेथड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग ऑफ वैल्यू एडेड क्या होती है? वैल्यू एडेड रेफर्स टू द एडिशन in the value of raw material. Raw material we can also say intermediate goods by a firm by virtue of his productive activities. क्या मतलब हुआ, एक फर्म प्रोडक्शन करती है, प्रोडक्शन करने के लिए क्या करती है, रॉ मटेरियल परचेज करती है किसी अदर फर्म से. तो रॉ मटेरियल या कहेंगे हम इंटरमीडिएट गुड्स. तो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू में जो एडिशन होता है ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड वैल्यू एडेड. ठीक है, तो इट इज कैलकुलेटेड. वैल्यू एडेड कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम डिफरेंस लेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन का, इंटरमीडिएट गुड्स का. वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू को डिडक्ट कर देंगे और हमारे पास वैल्यू एडेड आ जाएगी. वैल्यू एडेड के कंसेप्ट को मैं एक एग्जांपल के द्वारा और समझाता हूं आपको. तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू हमने माइनस करनी है. तो जैसे वैल्यू एडिड के कंसेप्ट को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, सपोज एक फार्मर है. फार्मर क्या करता है, व्हीट प्रोड्यूस करता है. फार्मर ने व्हीट प्रोड्यूस किया 500 रुपीज का. इस व्हीट को उसने मिलर को सेल किया. ठीक है, इसको मिलर को सेल कर दिया जो उसका व्हीट बनाएगा और फ्लोर बनाएगा, सॉरी. तो सबसे पहले ये व्हीट था फार्मर का, 500 रुपीज का उसने सेल किया व्हीट, मिलर को सेल किया. मिलर उसका क्या करता है, उसका फ्लोर बनाता है. ठीक है, तो अब मिलर ने जो वैल्यू ऑफ आउटपुट करी, जो उसने फाइनल गुड्स प्रोड्यूस करी, उसको बोलेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट.
अभी वैल्यू ऑफ आउटपुट का भी मीनिंग समझाता हूं। 700 रुपीज का उसने मिलर ने फ्लोर बनाया, और उसने जो रॉ मटेरियल यूज किया फ्लोर को बनाने के लिए वो क्या था, 500 रुपीज का व्हीट था। ठीक है, तो फॉर मिलर व्हीट इज इंटरमीडिएट गुड्स, एंड मिलर के लिए जो 700 रुपीज का फ्लोर है ये उसकी फाइनल गुड्स है, ये उसके लिए ये वैल्यू ऑफ आउटपुट है। तो क्या करेंगे, 700 में से 500 माइनस कर देंगे, 200 आ जाएगा। ये 700 में से 500 माइनस किया इक्वल टू 200। ये जो 200 है ये वैल्यू एडेड है। ठीक है, जो मिलर है उसने क्या किया, जो व्हीट की वैल्यू थी, जो उसके लिए रॉ मटेरियल था, उसकी वैल्यू जब उसने उसका फ्लोर बनाया तो उसकी वैल्यू व्हीट की इंक्रीज हो गई एज ए फ्लोर। अब 200 रुपीज का जो इंक्रीज हुआ रॉ मटेरियल की वैल्यू में, इसको हम एडिशन बोलेंगे। ठीक है, इसको हम वैल्यू एडेड बोलेंगे। वैल्यू बढ़ गई उसकी, व्हीट की वैल्यू में इंक्रीज हो गया। तो देखो क्या है वैल्यू एडेड, फिर से एक बार समझो। वैल्यू एडेड रेफर्स टू द एडिशन टू द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की वैल्यू में जो एडिशन हुआ, ठीक है, बाय विर्च्यू ऑफ हिज प्रोडक्टिव एक्टिविटी के कारण हुआ। अब ऐसा तो नहीं है कि फार्मर ने व्हीट उसको सेल किया मिलर को, तो मिलर ने एज इट इज व्हीट जो है किसी और को सेल कर दिया 700 रुपीज का। तो ऐसा तो नहीं हुआ कि एज इट इज तो सेल नहीं किया। उसने उस व्हीट का क्या किया, व्हीट को फ्लोर में कन्वर्ट किया, मीन्स प्रोडक्शन करी। तो वैल्यू एडेड इसीलिए है जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज में होती है। ठीक है, तो इसीलिए लिखा है बाय विर्च्यू ऑफ हिज प्रोडक्टिव एक्टिविटी इट इज कैलकुलेटेड, ये मैंने बता दिया। तो वैल्यू एडिड कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन का। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होती है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट रेफर्स टू द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग के अंदर फॉर्म ने, किसी कंपनी ने या पूरी कंट्री में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, उन सभी चीजों की मार्केट वैल्यू को हम वैल्यू ऑफ आउटपुट बोलेंगे। ठीक है, यानी कि जो आउटपुट करी उसकी मनी वैल्यू। जैसे एक फॉर्म ने मान लो 100 पेन बनाए, ठीक है, 100 पेन्स की मनी वैल्यू कितनी है, 100 पेन्स मान लो 2000 रुपीज के हैं, तो ये 2000 रुपीज वैल्यू ऑफ आउटपुट है। जो आउटपुट उसने फॉर्म ने प्रोड्यूस करी उनकी मनी वैल्यू को बोलेंगे वैल्यू ऑफ आउटपुट। द स्टेप्स ऑफ वैल्यू एडेड मेथड मीन्स जब हम वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम को मेजर करते हैं तो उसके कौन कौन से स्टेप्स हैं। मीन्स जैसे मैथ्स में आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो पहले नंबर पे क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, तो वो स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज for value added method, first of all identify and classify all the production units in an economy into primary, secondary and tertiary sector। तो सबसे पहला स्टेप है, पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे, पहचान करेंगे एक इकोनॉमी के अंदर जो जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, उनको हम पहचानेंगे और उनको क्लासिफाई करेंगे 3 सेक्टर्स में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। आपको पता ही है एक इकोनॉमी में 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं। प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज आती हैं। सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्री सेक्टर भी बोलते हैं, इसमें इंडस्ट्रीज आती हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क आता है। एंड थर्ड आता है टर्शियरी सेक्टर मींस सर्विस सेक्टर, जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सर्विस सेक्टर में आते हैं। तो इनको हमने पहले तो पहचाना, फिर उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी फर्स्ट स्टेप में। नाउ द सेकंड स्टेप इज एस्टिमेट जीडीपी, एमपी निकालेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस। कैसे निकालेंगे, ये जो 3 अलग अलग सेक्टर्स हमने डिवाइड किए, क्लासिफाई किए, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, हर सेक्टर ने कितनी वैल्यू ऐड करी, ठीक है। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एंड मार्केट प्राइस बाय प्राइमरी सेक्टर, gross value added and market price by secondary sector, gross value added and market price by tertiary sector। तो तीनों की gross value added and market price को हम ऐड कर देंगे। इन तीनों की gross value added and market price को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी GDP MP, gross domestic product and market price, ये आ जाएगा। इसका मीनिंग ये हुआ सिग्मा ग्रॉस वैल्यू एडेड एंड मार्केट प्राइस इक्वल टू GDP MP।
ठीक है, ये पहले तो हम इसको ग्रॉस वैल्यू एडेड एंड मार्केट प्राइस बोलेंगे। जब ये सेपरेट सेपरेट होगी, इनको कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, थर्ड स्टेप है कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम। हम कैलकुलेट करेंगे एंड वी ऑलरेडी नो डोमेस्टिक इनकम मींस एनडीपीएफसी। ठीक है, तो एनडीपीएफसी कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ये आया ना, पहले हमारे पास आया जीडीपी एमपी, इनको ऐड करके हम क्या करेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। जीडीपी एमपी था तो नेट और ग्रॉस का डिफरेंस है, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन डिडक्ट कर देंगे तो हमारे पास नेट हो जाएगा। मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है तो मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देंगे थर्ड स्टेप में। तो थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, जो सेकंड स्टेप में हमारे पास जीडीपी एमपी आया था, उस जीडीपी एमपी को हमने डोमेस्टिक इनकम में कन्वर्ट किया। नाउ द फोर्थ स्टेप इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट व्हाट इज एनएफआईए। एनएफआईए मींस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितनी है, और ये कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है हम क्या करते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से माइनस कर देते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो एनएफआईए आ जाता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाती है। तो फोर्थ स्टेप में सबसे पहले तो इसको कैलकुलेट किया कि हाउ मच इज द एनएफआईए। अब हमने क्या किया फोर्थ स्टेप में, एनएफआईए को कैलकुलेट करने के बाद हमने जो डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करी थी थर्ड स्टेप में, डोमेस्टिक इनकम में एनएफआईए ऐड कर दिया और फाइनली वी विल गेट नेशनल इनकम। तो एज यू नो नेशनल इनकम इज एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो डोमेस्टिक इनकम आई थी एनडीपीएफसी, इसमें हमने एनएफआईए ऐड कर दिया तो वी विल गेट नेशनल इनकम। Now, what are the precautions for measuring national income through value added method? जब हम वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम को मेजर करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इज इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। जो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं, रॉ मटेरियल वगैरह, इनकी वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। अब आपने ये समझना है कि इनकी वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड क्यों नहीं करेंगे, कि जब हमने इंटरमीडिएट गुड्स से फाइनल गुड्स प्रोड्यूस करी तो फाइनल गुड्स की वैल्यू में ऑलरेडी इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू इंक्लूडेड है। ठीक है, जैसे मेरे हाथों में ये पेन है, ये पेन फाइनल गुड्स है तो हम फाइनल गुड्स की वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। ये मार्कर है, पेन है, तो ये 30 रुपीज का मान लो। अब इस पेन को बनाने के लिए ये रॉ मटेरियल लगा, जैसे प्लास्टिक लगा या कुछ मेटल वगैरह, कुछ और चीज, इंक लगी, तो इनकी वैल्यू तो ऑलरेडी इस फाइनल गुड्स की वैल्यू में इंक्लूडेड है। 30 रुपीज का पेन है, इस 30 रुपीज के पेन में इसको बनाने के लिए जो इंक लगी, प्लास्टिक लगी, तो उसकी वैल्यू पहले से इस 30 रुपीज में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो अगर मैं इस पेन की वैल्यू के साथ 30 रुपीज के साथ जो फाइनल गुड्स की वैल्यू है, इसको पेन को बनाने के लिए 5 रुपीज की इंक लगी, 5 रुपीज का प्लास्टिक लगा या कुछ और, उनकी वैल्यू को भी ऐड कर दूं तो वो डबल काउंटिंग हो जाएगी। ठीक है, इसको हम डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम बोलते हैं। तो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को हम इंक्लूड नहीं करते बिकॉज इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी फाइनल गुड्स की वैल्यू में इंक्लूडेड है। तो ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड बिकॉज क्यों नहीं करते इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू, बिकॉज इट लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। सेकंड इज सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स आर नॉट टू बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। जो सेकंड हैंड चीज है उसको आपने चाहे बेचा हो चाहे खरीदा हो, उसकी वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि जो सेकंड हैंड गुड्स है, जिस साल वो न्यू प्रोड्यूस हुई थी उस साल के अकाउंटिंग ईयर में उसको ऑलरेडी नेशनल इनकम में इंक्लूड कर चुके हैं, तो उससे करंट फ्लो, गुड्स एंड सर्विसेज के करंट फ्लो में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं मिलता। ठीक है, तो इसलिए इसकी वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करना, सेकंड हैंड गुड्स की वैल्यू को। ठीक है, अब इसमें एक कंसेप्ट और आता है ये सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स में। हाउएवर एनी कमीशन और ब्रोकरेज ऑन सेल ऑफ एंड परचेज ऑफ सच गुड्स विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एज इट इज ए प्रोडक्टिव सर्विसेज। सेकंड हैंड गुड्स का तो मैंने मना किया, इनकी वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करना क्योंकि ये पहले इंक्लूडेड है। जिस साल ये नई बनी थी उस साल के अकाउंटिंग ईयर में इसको इंक्लूड कर चुके हैं। लेकिन इस सेकंड हैंड गुड्स को बिकवाने के लिए
जो कमीशन एजेंट को कमीशन देते हैं उस कमीशन को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, ठीक है, क्योंकि वह उसकी करंट इनकम है जो उसको सेल करवा रहा है, जो उसको परचेज करवा रहा है, तो उसके लिए उसकी करंट इनकम है उसको इंक्लूड करेंगे। जैसे एक फ्लैट है, वो फ्लैट कई बार बिकता है, ठीक है, वो जितनी बार भी बिकेगा फ्लैट, उससे जो कमीशन क्रिएट होगी कमीशन एजेंट को, उस कमीशन उसकी प्रेजेंट इनकम है, उस इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे, ठीक है, लेकिन उस फ्लैट की वैल्यू को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। भले ही वो फ्लैट उसने 10 लाख रुपीस का परचेज किया था और उसको 10 करोड़ रुपीस में सेल कर रहा है, इसको कैपिटल गेन बोलते हैं। कैपिटल गेन को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है, तो उसको बिकवाने के लिए जो कमीशन होगी उसको इंक्लूड करेंगे। Now the third step precaution is production of services for self consumption not included. और fourth point है production of goods for self consumption will be included. तो देखो ये थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट ध्यान से समझो इनको। पहले पॉइंट में कह रहा है प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज, दूसरे पॉइंट में कह रहा है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, और पहले पॉइंट में प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। सेल्फ कंजम्पशन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। सेल्फ कंजम्पशन मतलब कि अपने लिए प्रोड्यूस किया, जिसको खुद यूज कर रहे हैं, ठीक है, अपने लिए प्रोडक्शन किया, उसको प्रोडक्शन को बाजार में सेल करने के लिए प्रोड्यूस नहीं किया। तो प्रोडक्शन ऑफ, एक तो सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, तो सर्विसेज के प्रोडक्शन में जैसे हाउस वाइफ की सर्विसेज है, किचन गार्डनिंग का काम हो गया, ठीक है, एक टीचर अपने बच्चों को घर में खुद पढ़ा रहा है, ठीक है, तो ये प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन के लिए सर्विसेज हो गई। तो जो प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन के लिए सर्विसेज का प्रोडक्शन है, इसकी वैल्यू को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है, चाहे उसकी वैल्यू, चाहे वो कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो, उसकी वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे सर्विसेज ऑफ हाउस वाइफ, किचन गार्डनिंग। अब हाउस वाइफ की सर्विसेज हैं, आपकी मदर जो घर में काम करती है, बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है घर में, ठीक है, जैसे आप पढ़ रहे हो, एग्जाम के डेज हैं, तो कई बार आपको रात को भी आपका ध्यान रखती है, रात को भी चाय बना के आपको पिलाती है, चाय कॉफी जो भी आप मांगते हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो सुबह आप स्कूल जाते हो, आपके उठने से पहले आपकी मदर जागती है, आपके लिए लंच वगैरह बना के देती है, तो कितना इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है, उसके बिना तो आप स्कूल भी नहीं जा पाओगे। तो ये सेल्फ कंजम्पशन के लिए सर्विसेज इसको बोला जाता है, हाउस वाइफ के काम को, चाहे वो कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो, उसकी वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। अब क्यों नहीं करते, उसका रीजन हमारे नेशनल इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से रीजन क्या है? एज द मार्केट वैल्यू ऑफ सच सर्विसेज इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, क्योंकि ऐसी सर्विसेज की मार्केट वैल्यू को हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, ये आपने रीजन भी लिखना है, तो इसलिए इनको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं। हमारे सीबीएसई का रूल होता है, जैसे यस और नो के क्वेश्चंस आते हैं, तो आपने रीजन भी मेंशन करना है, विदाउट रीजन नो मार्क विल बी अलॉटेड, ठीक है, तो मेरे ख्याल आपको ये समझ आ गया होगा। तो सेल्फ कंजम्पशन के लिए सर्विसेज की वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि इनकी मार्केट वैल्यू को कैलकुलेट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। अब ये फोर्थ पॉइंट है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। अब गुड्स का प्रोडक्शन किया, गुड्स मतलब जो टेंजिबल गुड्स हैं, जो दिखाई देती हैं, ठीक है, उन चीजों को प्रोड्यूस किया, तो इनकी वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मार्केट वैल्यू। जैसे फार्मर ने व्हीट प्रोड्यूस किया, अब उसमें से कुछ व्हीट उसने सेल्फ कंजम्पशन के लिए रख लिया, अपनी फैमिली के लिए रख लिया। अब इस व्हीट की वैल्यू जितना उसने अपने पास रखा, उसकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से इट शुड बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, क्योंकि इसकी मार्केट वैल्यू तो निकल जाएगी, उसने कितने रुपीस का व्हीट अपने पास रखा, ठीक है। तो इस तरह से जो थर्ड पॉइंट था सर्विसेज वाला सेल्फ कंजम्पशन के लिए, इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करना, लेकिन सेल्फ कंजम्पशन के लिए जो टेंजिबल गुड्स है, इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करना है। अब फिफ्थ पॉइंट आता है इंप्यूटेड वैल्यू। इंप्यूटेड वैल्यू मतलब एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ ऑनर ऑक्युपाइड हाउस शुड बी इंक्लूडेड। ऑनर ऑक्युपाइड हाउस मतलब एक मकान मालिक है, अपने मकान में खुद रह रहा है, किसी और को रेंट पे नहीं दिया, ठीक है, उसका जितना भी रेंट बनता है अकॉर्डिंग टू एस्टिमेटेड वैल्यू, मार्केट वैल्यू के हिसाब से, उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। स्टूडेंट को इस पॉइंट को समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है,
ये फिफ्थ पॉइंट को, तो एक लैंडलॉर्ड है, मकान मालिक है, वो अपने मकान में खुद रह रहा है, उसको रेंट पे उसने नहीं चढ़ा रखा। इस रेंट, जितना भी उसका रेंट बनता है मार्केट वैल्यू के हिसाब से, उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। हम ये मानेंगे कि वो रेंट किसी और को देने के बजाय खुद अपने आप को दे रहा है। अगर उसका घर अपना नहीं होता, ठीक है, अगर उसका मकान अपना नहीं होता तो किसी और के मकान में रहता तो नेचुरली उसको रेंट पे करना पड़ता, और या फिर वो किसी रेंट पे करना पड़ता, या फिर वो अपने घर को किसी और को रेंट पे देता तो उसको रेंट रिसीव होता। तो इस बेस पे उसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। उसकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से कितना रेंट उसको मिलता है उसको बोलेंगे इंप्यूटेड वैल्यू, एस्टिमेटेड वैल्यू। तो उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। नाउ द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। जब व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग? जब हम नेशनल इनकम को मेजर करते हैं तो एक प्रॉब्लम आती है जिसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग? Double counting refers to the counting of an output more than once while passing through various stages of production. जब प्रोडक्शन की वेरियस स्टेजेस से निकलते हैं तो किसी प्रोडक्ट की वैल्यू को एक से ज्यादा बार काउंट कर लिया जाता है, तो उसको हम डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम बोलते हैं। तो जैसे हमें नेशनल इनकम को मेजर करते टाइम ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स शुड बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, ओनली फाइनल गुड्स की वैल्यू आनी चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है बाय मिस्टेक कि फाइनल गुड्स की वैल्यू के साथ साथ उसको प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो इंटरमीडिएट गुड्स लगी उसकी वैल्यू भी जब नेशनल इनकम में इंक्लूड हो जाती है तो उसको हम डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम बोलते हैं। ठीक है, इस डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम के कारण क्या होता है, नेशनल इनकम का ओवर एस्टिमेशन हो जाता है। ठीक है, जैसे मान लो एग्जांपल है, जैसे आप बाजार जाते हो, आपकी मदर ने आपको बोला शुगर लेके आओ, तो आप बाजार जाते हो, शुगर लेके आते हो। अब आप शुगर लेते हो तो 40 रुपीज शॉपकीपर को देते हो, एक 1 kg शुगर ले लेते हो। अब आप शॉप से जाने लगते हो तो शॉपकीपर आपको आवाज लगाता है रुक रुक, कि मैंने इसको बनाने के लिए जो शुगर केन लगा उसके तो प्राइस मैंने इंक्लूड ही नहीं किए, तो आप 20 रुपीज और निकालो। तो इस तरह तो शुगर का प्राइस कितना हो गया, 40 + 20 60 रुपीज हो गया। तो जबकि जो उसको बनाने के लिए, शुगर को बनाने के लिए जो शुगर केन लगा उसकी वैल्यू ऑलरेडी नेशनल इनकम में इंक्लूडेड है, तो इससे नेशनल इनकम का ओवर एस्टिमेशन हो गया। ठीक है, इसको हम डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम बोलते हैं। तो एक बार यहां से समझ लो, in measuring the national income the value of only final goods and services to be included। तो सिर्फ नेशनल इनकम को मेजर करते टाइम सिर्फ फाइनल गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड करना चाहिए हमें। However, the problem of double counting arises when value of intermediate goods is also included। ठीक है, तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग की तब आती है जब इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू भी इंक्लूड हो जाती है फाइनल गुड्स की वैल्यू के साथ साथ। तो डबल काउंटिंग का यहां पर मीनिंग है, डबल काउंटिंग रेफर्स टू काउंटिंग ऑफ एन आउटपुट मोर देन वंस व्हाइल पासिंग थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। जब प्रोडक्शन की वेरियस स्टेजेस से निकलते हैं तो किसी प्रोडक्ट की वैल्यू एक से ज्यादा बार काउंट हो जाती है, तो उसको हम डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम बोलते हैं। तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को मैं एक एग्जांपल, जैसे मैंने शुगर का एग्जांपल दिया वो तो आप एक्सप्लेन कर ही सकते हो। इसके अलावा मैं और बताता हूं एग्जांपल। जैसे फार्मर है, ठीक है, इसका नाम मान लो ए है, इसने व्हीट प्रोड्यूस किया, इसने 500 का व्हीट प्रोड्यूस किया। ठीक है, हम ये यहां पर एज्यूम कर लेते हैं ये इसकी वैल्यू ऑफ आउटपुट हो गई। ये क्या हो गई, वैल्यू ऑफ आउटपुट। इसने 500, इसने जो इंटरमीडिएट गुड्स लगाई इसकी वैल्यू को हम 0 मान लेते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, इसकी वैल्यू को 0 मान लेते हैं। तो आपको पता है रूल क्या है वैल्यू एडिड निकालने का। वैल्यू एडिड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू माइनस कर देते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू माइनस हो जाएगी तो हमारे पास वैल्यू एडिड आ जाएगी, फाइनल गुड्स की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने इसकी इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को 0 कंसीडर किया, 500 रुपीज आ गया ये वैल्यू। फिर फार्मर ने क्या किया, उस व्हीट को जो उसने सेल किया बी को, बी क्या था, मिलर था, वो मिलर इसका जो है फ्लोर बनाएगा। ठीक है, मिलर ने इसका फ्लोर बनाया, मान लो उसको 700 रुपीज में सेल किया। अब मिलर की इंटरमीडिएट गुड्स की जो रॉ मटेरियल उसने परचेज किया वो 500 रुपीज का था, तो उसने 200 रुपीज की वैल्यू ऐड करी।
अब मिलर ने क्या किया, जो 700 रुपीज का व्हीट था उसको सेल कर दिया सी को। सी जो है बेकर था जो उसके ब्रेड बनाएगा, ठीक है, उसकी ब्रेड बनाई, ब्रेड बना के उसने 1000 रुपीज में सेल कर दी। 1000 रुपीज वैल्यू ऑफ आउटपुट है फॉर द बेकर। अब उसने रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट गुड्स परचेज किया था 700 रुपीज का, 300 रुपीज की वैल्यू ऐड करी, तो टोटल वैल्यू एडिड एक इकोनॉमी में हो गई रुपीज 1000 की। और 1000 की देखो फाइनल गुड्स की वैल्यू है, तो ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड शुड बी इंक्लूडेड। तो फाइनल गुड कौन सी है, ब्रेड है। ब्रेड की वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। उसको बनाने के लिए जो इंटरमीडिएट गुड्स लगी, व्हीट लगा, फ्लोर लगा, इसकी वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करना, ओनली फाइनल गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड करना है। या कह लो वैल्यू एडिड को इंक्लूड करना है। जैसे 500 रुपीज की फार्मर ने वैल्यू ऐड करी, फ्लोर वाले ने 200 रुपीज की वैल्यू ऐड करी और बेकर ने 300, तो इनकी वैल्यू एडिड को ऐड करेंगे तो 1000 आ गया, और 1000 ही फाइनल गुड्स की वैल्यू आ गई। तो ये जो फाइनल ब्रेड है, ब्रेड की वैल्यू में सारी चीजों की वैल्यू, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आपको समझ आ गई। इसके बाद हमने ये समझना है कि डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को हम कैसे अवॉइड करें, कैसे उससे बचें। तो देयर आर टू मेथड्स फॉर अवॉइडिंग द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। वन मेथड इज कॉल्ड फाइनल आउटपुट मेथड एंड सेकंड मेथड इज वैल्यू एडेड मेथड। इसका मैंने अभी एग्जांपल दिया था, वही फार्मर वाला, मिलर वाला और बेकर वाला, ठीक है। तो फाइनल आउटपुट मेथड में अकॉर्डिंग टू दिस मेथड वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। तो हम इस मेथड में क्या है कि सिर्फ हम फाइनल गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड करना है। उसको बनाने के लिए जो इंटरमीडिएट गुड्स है उसकी वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करना। जैसे मैंने शुगर का एग्जांपल दिया, हम सिर्फ शुगर की वैल्यू को इंक्लूड करेंगे, उसको बनाने के लिए जो इंटरमीडिएट गुड्स है उसकी वैल्यू को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो पहला तो ये पॉइंट है। हम सेकंड पॉइंट है वैल्यू एडेड मेथड। अब क्या होता है, जो फाइनल आउटपुट मेथड है, दिस मेथड इज नॉट फुल प्रूफ। इन दिस मेथड स्टिल देयर इज चांसेस ऑफ डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम बनी रहती है फाइनल आउटपुट मेथड में, बिकॉज एवरी प्रोड्यूसर कंसिडर इज कमोडिटी एज फाइनल। क्योंकि हर प्रोड्यूसर ये मान के चलता है कि उसने जो चीज बनाई है वो फाइनल है। जैसे अभी मैंने फार्मर का एग्जांपल दिया, फार्मर ने व्हीट प्रोड्यूस किया है 500 रुपीज का। अब फार्मर के लिए तो व्हीट ही फाइनल है, ठीक है। लेकिन वह जिसको सेल कर रहा है, फार्मर जो व्हीट सेल कर रहा है वो मिलर को सेल कर रहा है आटा बनाने वाले के लिए वो जो व्हीट है वो इंटरमीडिएट गुड्स है। तो इस मेथड में ये डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम बनी रहती है, बिकॉज एवरी प्रोड्यूसर कंसिडर इज कमोडिटी एज फाइनल। लेकिन जो वैल्यू एडिड मेथड है, थ्रू वैल्यू एडिड मेथड वी कैन श्योरली अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो वैल्यू एडिड मेथड में क्या करना है, हर प्रोडक्शन यूनिट ने जो वैल्यू ऐड करी इंटरमीडिएट गुड्स में उसको इंक्लूड करेंगे। जैसे फार्मर ने 500 रुपीज की वैल्यू ऐड करी, मिलर ने 200 रुपीज की वैल्यू ऐड करी और बेकर ने जो है वो 300 रुपीज की वैल्यू ऐड करी, तो 1000 रुपीज फाइनल गुड्स की वैल्यू हो गई, जो ब्रेड की वैल्यू है, ठीक है। तो ब्रेड की वैल्यू को इंक्लूड करेंगे, वो फाइनल गुड है। और वैल्यू एडिड मेथड से भी जो फार्मर था उसने 500 रुपीज की, जो अभी मैंने एग्जांपल दिया था उसको आप फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देखो। 500 रुपीज की फार्मर ने वैल्यू ऐड करी, मिलर ने करी 200 रुपीज की और बेकर ने करी 300 रुपीज की। तो वैल्यू एडिड मेथड से भी 1000 आ गया और 1000 फाइनल गुड्स की भी वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरह से देयर आर टू मेथड्स फॉर अवॉइडिंग द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। ये वैल्यू एडिड मेथड मैंने समझाया आपको। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इनकम मेथड के बारे में। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।